बिहार विशेष को लेकर आपकी सोच क्या है और जो वहाँ की राजनीति आजकल चल रही है, पे आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मेरा जो बिहार के प्रति अपना सोच है, वहाँ ना पोटेंशियल की कमी नहीं है, वहाँ क्षमता की कमी नहीं है, वहाँ कमी है रिसोर्सेज की। और जहाँ तक बात रही राजनीति की, तो थोड़ी सी धूमिल है वहाँ की राजनीति। क्या अभी भी गांव तबके की लड़कियां उस लेवल पे आई हैं जिस लेवल पे उन्हें आना चाहिए था? पिछले दशकों में अगर देखा जाए तो सुधार भी इसमें काफी हद तक हुआ। ये जो अग्निवीर में जो शहीद हुए, क्या उन्हें शहीदों की उपाधि दी जानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप कितनी भी दिन की सर्विस कर रहे हो, लेकिन आप तो भाई अपने देश के लिए ना जान दे रहे हो, तो इसमें थोड़ा विचार करने वाला मुद्दा है। नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, उन्हें किसी भी नाम और पहचान की ज़रूरत नहीं है। आइए हम आपको आज उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं बिहार भागलपुर का रहने वाला हूँ। और पीछे 2008 से मैं यहाँ पर हूँ दिल्ली में। और ये दिल्ली के अंदर में जो मैं अब फिज़िकल ट्रेनिंग एकेडमी चला रहा हूँ। हमारी एकेडमी का नाम मार्कोस फिज़िकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है संस्था का नाम। इसके तहत मैंने अनेकों बच्चों को ट्रेनिंग कराई है और सफल अभियान रहा है हमारा। मतलब कि काफ़ी बच्चे हमारे ट्रेनिंग माध्यम से, हमारी एकेडमी के माध्यम से अन्य अन्य स्टेट में अपनी सेवा दे रहे हैं। और मेरा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, मैं हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने अपना हिस्ट्री ऑनर्स से स्नातक की डिग्री प्राप्त करी है। बिहार से दिल्ली तक आने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? देखिए, बेसिकली बिहार से जो दिल्ली का सफ़र रहा है, मेरा रैंडम सफ़र रहा है। कुछ प्लानिंग के तहत मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बिहार का जो अभी वर्तमान परिवेश है, उस समय जो एज होती है बच्चे की, एक 14 साल, 15 साल, 16 साल, तो इस एज में एक बार भटकाव भी आता है। तो एक इसी तरह के भटकाव का शिकार मैं भी रहा हूँ। संघ सोसाइटी बोल लीजिए या फिर सही मार्गदर्शन की कमी बोल लीजिए, तो थोड़ा सा उस समय जो है वहाँ का माहौल बोल लीजिए, जो जिस परिवेश में मैं रहता हूँ, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा प्रभाव था। तो एक समय में किसी रीजन से, वो कुछ ऐसे रीज़न थे जो कि मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे रीजन से मुझे यहाँ पे आना पड़ा दिल्ली। ऑटोमेटिकली मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मोहल्ले, समाज और पूरे घर वाले ने बोला कि तू जा। तो फिर मैं उस प्रक्रिया के तहत यहाँ आया। और जब मैं यहाँ आया, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्ट्स का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो जो मेरे में योग्य था, तो उस समय मैंने 10th भी क्लियर नहीं किया था। तो अंडरस्टूड है कि अब दिल्ली जैसे शहर में अगर आप 10वीं पास भी नहीं है, तो फिर आप किसी तरह का जॉब की आशा रखना, या फिर यहाँ पर आप आकर के चाह रहे हैं कि तुरंत ही आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वैसा मेरे साथ नहीं रहा। और उस समय मैंने एजुकेशन भी पूरी नहीं थी, तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है मुझे। अब मैंने छोटे छोटे काम भी यहाँ पे किए, जैसे ऑफिस बॉय बन जाना और डिलीवरी बॉय बन जाना अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो उस तरह का सफ़र रहा है, थोड़ा संघर्षपूर्ण सफ़र रहा है, लेकिन हाँ, मुझे विश्वास था कि अगर मैं यहाँ टिक जाता हूँ और अपने घर के दिए हुए संस्कार, माता पिता के दिए गए संस्कार, बताई गए बातों पर अगर ध्यान रखता हूँ, तो मैं ज़रूर यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आया हूँ तो वो ज़रूर कवर करूँगा। तो ओवरऑल उस दिशा में अभी प्रयासरत हूँ, कुछ हद तक किया है और कुछ प्रयासरत हूँ। सर, आपका कार्य क्या है और अभी तक जो आपका ये सफ़र रहा है, उसमें किन किन चुनौतियों का सामना आपने किया है? देखिए, बेसिकली जो मेरा कार्य है, ये मेरे सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे मैंने कि आपको बताया कि बचपन से ही मेरे पिताजी भी जो है मार्शल आर्ट्स के टीचर रहे हैं। भागलपुर बिहार में अगर सबसे पहले किसी ने कराटे को इंट्रोड्यूस किया या मार्शल आर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो हमारे पिताजी हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश प्रसाद शर्मा है। तो घर में ही मैंने वो माहौल देखा है, रफ एंड टफ माहौल ट्रेनिंग का, तो वो सारी चीज़ें जहन में पहले से ही थी और उसमें स्किल हुआ, घर में सीखा, फिर बाहर सर्टिफिकेशन किया, फिर दिल्ली में भी किया। तो वो मेरे लिए जो एजुकेशनली और जो कराटे मार्शल आर्ट सीखना और सिखाना, इसमें ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं रही है। लेकिन निजी व्यक्तिगत तौर पे जो हर्डल है, जैसे काम का ना मिल पाना। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बिहार में, उनमें योग्यता होने के बाद भी फिर भी उनको बाहर आना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो अप्रोच जनरेट नहीं है। तो उसी तरह से जब मैं यहाँ बाहर आया, तो यहाँ पे अप्रोच सर्च करने में, अपने आप को स्टेबल करने में, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा मुझे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा है। जैसा कि मैं बताता हूँ, ये सीपी की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर ही मैंने एक जगह जॉब किया था, दुकान का नाम नहीं लूँगा, तो यहाँ पर ही मैंने एक जगह जॉब किया था। तो जॉब करने के दौरान मुझे एक ही चीज़ घर में सिखाया गया शुरू से कि देखो बेटा, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। काम वो गलत है जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े, जिसमें आपको चोरी करनी पड़े, जिसमें आपको मक्कारी करनी पड़े। तो मेरे माइंड में एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर था कि मुझे सिर्फ लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करना है जिस वजह से मेरी यहाँ से कोई भी शिकायत करे मेरे पिताजी को कि भाई तुम्हारा बच्चा यहाँ दिल्ली में इस तरह से कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी शिकायतों का अंबार जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा हो चुका था और उसी वजह से मेरा जो है आगमन यहाँ हुआ। तो फिर बहुत चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कि मुझे कैसे चलना है आगे, उसी रास्ते पे चला हूँ। चुनौतीपूर्ण स्थिति तो ये रही है कि एक बार के लिए मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई है,
तो आप शायद अगर देखेंगी तो सर्च करेंगे तो बिहार में एक भागलपुरी चादर होती है। हाँ। ठीक है, तो मैंने उसका भी बिजनेस यहाँ स्टार्ट किया था। तो बिजनेस तो क्या, मतलब कि वहां से चादर खरीदना और यहाँ पे कंधे पे घूम करके बेचना, तो मैंने ये तक भी यहाँ किया। तो उन जगह मतलब कि हर कोई करता है संघर्ष, अपने इनिशियल फेज में हर कोई संघर्ष करता है, तो मैंने भी किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इस संघर्ष भरी जिंदगी में जब मैं था उस समय, तो मुझे ऐसा लगता था यार कि आगे क्या होगा। तो लेकिन मन में एक विश्वास था कि हाँ, जो भी मैं कर रहा हूँ और जिस चीज़ को सोच के कर रहा हूँ, तो वहाँ तक पहुँचने का जो ये रास्ता है, तो इस रास्ते में चलेंगे खुशी खुशी। और चला, और वो रास्ते पे काम करते करते आज मैं इस रास्ते तक पहुँचा हूँ। सर, बिहार विशेष को लेके आपकी सोच क्या है, और जो वहाँ की राजनीति आजकल चल रही है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, तो वहाँ के जो स्थिति है और वहाँ का जो मतलब कि लोगों का सोच है, तो उससे मैं ऑलरेडी अवगत हूँ। तो मेरा जो बिहार के प्रति अपना सोच है, वहाँ ना पोटेंशियल की कमी नहीं है, वहाँ क्षमता की कमी नहीं है, वहाँ कमी है रिसोर्सेज की, वहाँ कमी है इम्प्लीमेंटेशन की, वहाँ कमी है राजनीतिक तंत्र की सफलता की, कार्यशैली की। तो और फिर प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी भी वहाँ दिखाई देती है अन्य अन्य क्षेत्रों में। तो मेरा मानना है कि बिहार जो है हर चीज़ में सक्षम है। तो और वो जो उनकी सक्षम वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने से, काम ना मिलने से बाहर लोग निकलते हैं और वहाँ पे भी अपने आप को साबित करते हैं। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि बिहार के लोग जब बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर भी अपने आप को प्रूव कर दे रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि वहाँ के लोग क्षमतावान हैं। लेकिन अगर सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे तो लोगों को बाहर आना ही ना पड़े। जिस तरह से कि मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, एक समय पे मुझे भी तो बाहर निकलना पड़ा ना। मेरी जो स्किल थी उसका उपयोग वहाँ पे हुआ ही नहीं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रिक्वायरमेंट, वहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड जो आउटपुट है वो उस लेवल पे नहीं था। तो इसी वजह से मुझे बाहर भी आना पड़ा और यहाँ पे उसका आउटपुट मिला। तो मैं जो ये समझाना चाह रहा हूँ इस वक्तव्य से, अगर लोगों को वो आउटपुट वहाँ मिलने लगे तो फिर लोग क्यों अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर कहीं जगह जाएंगे। तो मेरा मानना है कि बिहार में काफ़ी क्षमता है, बिहार में रिसोर्सेज हैं, तो ये है। और जहाँ तक बात रही राजनीति की, तो थोड़ी सी धूमिल है वहाँ की राजनीति। मैं किसी पर्टिकुलर विशेष पार्टी का नाम लेके नहीं बोलूँगा, लेकिन जो आप देखेंगे कि जो 15-20 साल का जो इतिहास अगर देखते हैं आप बिहार का, तो वहाँ क्राइम दर देख लीजिए, वहाँ प्रशासनिक तंत्र की विफलता देख लीजिए। तो ये सारे बहुत सारे आयाम हैं जिस पे कि ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, आजकल की जो युवा है अपने भविष्य को लेके कहाँ तक सोच रखते हैं? जी, क्योंकि देखते आ रहे हैं बिहार में शराबबंदी बंद हुई, जी, हाँ। शराब बंद हुआ, ड्राई स्टेट कहलाता है, पर लोग पढ़ाई के बदले उस दिशा में जा रहे हैं कि कैसे शराब की चोरी की जाए और बेचा जाए और अर्निंग की जाए, ना कि अपने भविष्य की तरफ। जी, तो इस तरीके से वो एक तरीके से अपनी लाइफ को दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं जहाँ से बर्बादी है उनकी। जी, बिल्कुल। तो उनके लिए आप सर क्या बोलना चाहेंगे और क्या सोचें? देखिए, बिहार के युवाओं के बारे में सबसे मैं पहले बात करूंगा, और इसी में मैं इस परिप्रेक्ष्य को जोड़ते हुए कि बिहार के अंदर में जो शराबबंदी है, इसका अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बिहार के युवा की अगर हम बात करें, तो सरकारी कागजों पे तो बहुत सारी नीतियां युवा के लिए बनी है। अगर आप अभी देखेंगे, रिसेंटली मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बताऊं, तो आप देखेंगे कि युवा संगठन का भी वहाँ पर ये हुआ है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, और दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो युवाओं को जो है खेल से जोड़ने के लिए खेल विभाग का भी गठन अभी हुआ है। तो ऑब्वियसली जो ये चीज़ें करी जा रही युवाओं के लिए करी जा रही कागजी तौर पे, लेकिन धरातल पे ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही। तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक तंत्र की ये एक विफलता है। और शराबबंदी को लेकर के मैं स्पेशली आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछला सरकार जो है शराबबंदी का जो ये किया था, अनाउंसमेंट किया था, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था महिला वोट बैंक को आकर्षित करना। क्योंकि शराबबंदी का सबसे मेन रीज़न ये था कि जो घरेलू हिंसा जो है वो शराबबंदी का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता, शराब के विषय में एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता था। क्योंकि जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, अब घर में मान के चलो वो 500 रुपया कमा के लेके आए, वाइफ को दिया, फिर वो सामने ही मांग रहे भाई की पिटाई कर रहे हैं या जबरन मांग रहे हैं, मुझे पीने दे दो। हाँ, तो पीने के लिए मांग रहे हैं। तो ये ओवरऑल मेन रीजन ये था कि जो महिलाएं परेशान थी ऐसे लोगों की वजह से, तो शराबबंदी इसलिए किया जा रहा था। और साथ ही क्राइम को रोकने के लिए भी शराबबंदी का निर्णय लिया गया था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि लोग बोलते हैं भाई शराबबंदी जो है ये सफल नहीं रहा ये अभियान बिहार में, तो अब जो है हम शराबबंदी हटाने वाले हैं।
ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर आपने कोई कानून बनाया है तो कानून तो ठीक ही था, लेकिन उस पर जो सफलता हासिल नहीं हुई तो वहाँ के प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी और वहाँ के राजनीतिक दल की कमजोरी का एक हिस्सा दिखता है। तो इसका निराकरण ये कतई नहीं होना चाहिए कि भाई शराबबंदी विफल हो गई तो अब जो है हम शराब चालू करने वाले हैं। जैसा अभी आप हाल फिलहाल के न्यूज में देखेंगे तो इस तरह का आपको मिल रहा है कि भाई शराब जो है वापस चालू कर देना चाहिए। मेरे समझ से कि शराब को वापस चालू करने से ज्यादा वजह स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि जो शराबबंदी का जो कानून था उस पर हम और कड़िती से प्रयास करेंगे। और जो भी देखिए, जब शराब बिहार में आ रहा है तो अंडरस्टूड है क्योंकि सीमावर्ती राज्यों से ही आ रहा होगा, झारखंड से आ सकता है, वेस्ट बंगाल से आ सकता है, तो वहां के बॉर्डरों पर पैनी निगाह रखी जाए, ठीक है ना, कि भाई शराब अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। और अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे शराबबंदी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जिस भी ट्रक में शराब पकड़ा जा रहा है, ठीक है, तो जो ड्राइवर है उसको उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जो ट्रक है उसको नीलाम कर दिया जा रहा है और शराब को जो है डिस्ट्रॉय करने की बात की जाती है, भाई इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे अच्छे से तो 5% शराब को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है और 95% शराब को सर्कुलेट कर दिया जा रहा है काला बाजार में, ठीक है। और शराब को वापस चालू करने का एक सबसे बड़ा जो है लोग रीजन देते हैं कि भाई इससे रेवेन्यू हमारा खराब हो रहा है, तो रेवेन्यू को वापस से अगर हमारी रेवेन्यू ठीक करनी है तो हमें शराब को ठीक करना है। लेकिन शराब से ही रेवेन्यू थोड़ी ना आएगा। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर अभी देखेंगे आप तो नीरा उत्पाद जो चीजें हैं उस पर भी गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही थी कि भाई नीरा को प्रमोट करेंगे, ठीक है। फिर आप ग्रामीण स्तर पे देखें तो दूध उत्पाद पे भी हम ध्यान दे सकते हैं, जिससे काफी अच्छा, क्योंकि देखिए बिहार की जनता जो है 70 से 75% ग्रामीण जनसंख्या है वहाँ पे। हाँ सर, पर अभी भी बिहार में 90% मखाना बिहार से ही आता है। अंडरस्टूड है कि बिहार को ग्रोथ देने के लिए मखाना के विषय में आपने बात किया तो अभी आप देखेंगे मखाना को भी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट इसलिए दिया गया है कि मखाना से रिलेटेड प्रोडक्ट को आप बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर पाए, तो इससे भी तो राजस्व हमारा बढ़ेगा, हमारा व्यापार बढ़ता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, जैसे कि रेशम उद्योग आप देख लीजिए, रेशम उद्योग हमारे बिहार में काफी अच्छा, अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो वो अच्छा चल सकता है। हमारा पान, बिहार का पान, ठीक है, बिहार का जर्दालू आम जिसको जीआई टैग मिल रखा है, बिहार का कतरनी धान जिसको जीआई टैग मिल रखा है, तो ये सारी चीजें भी तो हैं कि इसको अगर हम बड़े स्तर पर अगर दिखाने लगे तो क्या इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। हम नीरा उत्पाद की बात कर रहे थे, उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। मैं भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ, दरभंगा जिले की रहने वाली हूँ मैं, गाँव हमारा वहीं है। बिहार में जब मैं स्कूलिंग करती थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी स्कूल जाने, बाहर जाने में। शाम के बाद बच्चे नहीं जाते थे, खासकर लड़कियां नहीं जाती थी। पर क्या अभी भी गांव तबके की लड़कियां उस लेवल पे आई हैं जिस लेवल पे उन्हें आना चाहिए था बाकी शहरों के मुकाबले? देखिए, ये तो अंडरस्टूड है कि शहरों के मुकाबले अगर आप आज भी कंपेयर करें तो वैसी स्थिति, तो वैसी सुविधाजनक स्थिति आज भी बिहार में नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले दशकों में अगर देखा जाए तो सुधार भी इसमें काफ़ी हद तक हुआ है। स्पेशली अगर हम महिलाओं से बात करें तो महिलाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अब बहुत हद तक उनकी भागीदारी बढ़ी है, उनको नए नए आयामों से जोड़ा जा रहा है। अगर मैं आपको बिहार के बारे में एक चीज़ बताऊं तो आपको बहुत यूनिक दिखेगा एक चीज़। अगर हम महिला पे बात करें तो महिला पे जब भी बात करी जाती है तो नारी उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए बात करी जाती है, नारी के एजुकेशन पे बात करी जाती है, हेल्थ पे बात करी जाती है, उन पे अत्याचार हो रहा है उन पे बात करी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को जो हम जोड़ कर अगर देखें तो ओवरऑल अगर हम इम्प्रूव कर दें, उनका जो है मतलब कि सशक्तिकरण कर दें, तो ये चीज़ें जो भी जितने भी समस्याएं वो नेचुरली कम हो जाती है। लेकिन नीतीश सरकार में एक चीज़ बहुत अच्छी देखी जा सकती है कि महिला का ना जो परसेंटेज है, जो अगर हम देखते हैं जो जनरल परसेंटेज आ रहा है, जो मेल और फीमेल का जो बिहार में परसेंटेज है, वो लिटरेसी रेट बहुत कम है महिला में, मेल के अकॉर्डिंग। तो अब लिटरेसी रेट कम होने के बाद भी आप एक यूनिक चीज देखिए कि जो पिछले 2-3 बार के जो इलेक्शंस है, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, नगर पंचायत का हो या विधानसभा का हो, उसमें आप देखेंगे तो महिलाएं जो है ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। पुरुषों से ज्यादा जो है वोट जो है महिलाओं का गिर रहा है। तो ये सशक्तिकरण तो एक नेचुरली अपने आप में दर्शा रहा है कि भाई महिलाएं जो है राजनीति में भाग ले रही हैं, वोट दे रही हैं, ठीक है, अपने हक और अपने अधिकार के लिए तो कोई वोट करता है ना। तो ये एक अपने आप में यूनिक है कि लिटरेसी दर कम होने के बाद भी वोट परसेंटेज का ज्यादा होना, तो ये एक बिहार में सबसे यूनिक दिखा जा रहा है। और वोट परसेंटेज अगर ज्यादा है तो अंडरस्टूड है वो खुद आगे आना चाहती हैं। ये एक इनडायरेक्ट में एक सिंबल मिल रहा है हमें कि वो आगे आना चाहती हैं और वो कई हद तक एम्पावर्ड हुई भी है, ठीक है, उसमें सशक्तिकरण जागा भी है। अब अलग अलग आयामों पे देखा जाए तो एक अभी रिसेंटली एक योजना बनी है, जीविका योजना। तो जीविका योजना के तहत अगर आप देखेंगे ना तो इसमें महिलाओं को काफ़ी हद तक, इसमें 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को जोड़ा गया है, यंग महिलाओं को जोड़ा गया है। जैसे कि जीविका योजना के अंतर्गत आता है दीदी की रसोई। तो दीदी की रसोई का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी जो सरकारी
संस्थानें, जैसे कि मान के चलिए आपका सचिवालय हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तो इन जगहों पर जो कैंटीन की सुविधा दी जाएगी ना, वो इन जीविका कार्यकर्ताओं के द्वारा, मतलब कि जीविका कॉन्सेप्ट के अंदर जो आने वाली महिलाएं हैं उनको उनके माध्यम से दिया जाएगा। तो एक तरह से रोजगार देना, ये एक तरह से आर्थिक उत्थान किया जा रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज और देखेंगे, जीविका बैंक का गठन किया गया है। जीविका बैंक किस लिए? कि जो भी लोग जीविका परियोजना से जुड़े हुए हैं उनको लोन मुहैया कराया जा रहा है। 3 से लेके 15,000 का लोन जो है महज 3 दिन में आपको मिल जा रहा है, और 5 लाख तक का लोन के लिए आपको मात्र 20 दिन लग रहा है, और कम से कम ब्याज दर पे आपको दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर में बहुत अच्छा है। ठीक है, खेलों से लोगों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, और इसका प्रभाव आपको तत्कालिक रूप से तो नहीं दिखेगा, लेकिन आगामी इसका कुछ समय बीतने के बाद इसका प्रभाव आपको दिखेगा महिलाओं को लेकर के। और एक और यूनिक चीज देखिए आप बिहार के अंदर में, जो प्रशासन के अंदर में जो सहभागिता है महिला की ज्यादा है। आज सबसे ज्यादा पूरे, अगर भारत की हम बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रशासन में महिलाओं का योगदान है बिहार में। जितने प्रशासनिक तंत्र से महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक आपको अच्छा देखने को मिल रहा है कि भाई महिलाएं जो है प्रशासन तंत्र से जुड़ रही हैं। ठीक है, और दूसरी बात, लेकिन हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ मात्रा में हम आगे कर रहे हैं महिलाओं को, लेकिन मात्रा के साथ साथ हमें क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब क्वालिटी पे कैसे ध्यान देना पड़ेगा? जैसे मान के चलिए आप अभी जो है मद निषेध का कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत जगह जो दारू, कच्चे दारू, शराब बन रहे हैं, वहां पे जाकर के पुलिस छापा कर रही है। लेकिन जब छापा मारने के दौरान जब महिलाओं को वहां भेजा जा रहा है तो पता चल रहा है कि भाई वही वहां पे शिकार हो जा रही है और उनको फिर पीछे हटना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस वक्तव्य से मेरा कतई ये कहना नहीं है कि भाई महिलाएं कमजोर पड़ रही हैं। मेरा मानना है कि उनकी ट्रेनिंग में और इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, और अपग्रेड करने की जरूरत है। तो वो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वो जितना पैनी नजर से आप देखेंगे आपको दिखता जाएगा। कुछ अच्छाइयां भी है और कुछ कमियां भी है। कमियों पे काम करके हम अच्छाइयों को और ऊपर बढ़ा सकते हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में शुरू से रहा है, एक बिहारी होने के नाते। शहर आई, अभी भी लोग जब भी मिलते हैं ना तो हमारे लैंग्वेज से बोलेंगे बिहारी है। मतलब हमें बुरा नहीं लगता, पर सामने वाले उस चीज को ना हमें एज ए ग्रांटेड लेते थे। मतलब अब वो गाली के रूप में देते हैं हमें या किस रूप में देते हैं ये पता नहीं, पर एक बिहारी कॉन्सेप्ट वो चलता आ रहा है। इसके लिए आप क्या सोचते हैं और क्या बोलना चाहिए? देखिए, इसकी सबसे पहले ना इसके तह में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार से जो विस्थापन है ये 2 तरह के लोगों का है। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ तो अपनी भी कमियां देखनी कि हम कहाँ पर गलत हैं यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में, और कुछ ये देखना है कि भाई सामने वाला अगर हमें ये बोल रहा है तो उसकी अपनी मानसिकता और उसका अपना संस्कार कैसा है। ठीक है, ये दोनों मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विस्थापन जो हो रहा है, बिहार से जो लोग आ रहे हैं किस कैटेगरी के लोग आ रहे हैं? 2 कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको। एक थोड़ा निम्न स्तर के लोग मिलेंगे। निम्न स्तर से मेरा कहने का मतलब नहीं कि भाई कि मिलेगा कि जो निम्न स्तर के वर्क, लेबर ड्रेन समझ लीजिए। 2 तरह के लोग आ रहे हैं, एक लेबर ड्रेन आ रहे हैं और एक आ रहे हैं ब्रेन ड्रेन आ रहे हैं, जो दिमागी तौर पे सक्षम है, एजुकेशनली सक्षम है। ठीक है, जो मध्यम वर्गीय है, जैसे वो स्व व्यवसाय कर रहा है या मान के चलिए कुछ गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, तो ये मध्यम वर्गीय जो है स्व व्यवसाय और गवर्नमेंट जॉब या अन्य तरह के व्यापार करके अपना जो है सिस्टम बिहार के अंदर चला रहे हैं। लेकिन जो मेन वहां से निकल के आ रहा है, ये लेबर ड्रेन निकल के आ रहा है और ब्रेन ड्रेन निकल के आ रहा है। लेबर ड्रेन से मेरा कहने का मतलब ये कि वैसे लोग जिनको में क्षमता तो है जैसे कि, लेकिन उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो वहां से लेबर के रूप में जो है बिहार से निकल के सूरत मान लीजिए, मतलब गुजरात मान लीजिए, फिर आप जाके पंजाब मान लीजिए, राजस्थान मान लीजिए, हरियाणा मान लीजिए, इन क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि चाहे किसी भी स्टेट का आदमी हो, ठीक है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो वहां पे जो परफॉर्म कर रहा है अन्य क्षेत्रों में, तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि होती है। और वहीं से फिर जो चल के आता है ना कि हम पूरे लोग जो है ऊपर से लेकर नीचे सारे लोगों को एक पर्टिकुलर तरीके से देखा जाता है। आज क्यों कहते हैं कि भाई अगर अच्छा तू रेडी वाला है, तू फल वाला है, अच्छा तू ऑफिस ये है, तो एक लोग पैमाना कर लेते हैं कि भाई तुम फिर बिहार के ही होगे। तो सबसे पहले रीजन है कि इनको ज्यादातर की संख्या में जो बिहार का तबका है ना वो ऐसे काम से जुड़ा हुआ है। तो जो यहाँ के लोगों को लगता है ना कि भाई कि ये जो है इसी स्तर के, तो इसलिए बिहारी ना एक नीच देखने का नजरिया इनका बन गया, यार चल ये आए गए से होंगे, तो उसी वजह से हमें यहाँ बिहारी इस तरह से बोला जाता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यूपी और बिहार को IAS और PCS की फैक्ट्री भी कहा जाता है, लेकिन ये भूल जाते हैं ये लोग यहाँ के। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं बिहार की हैं। और जहां तक बात रही एजुकेशन की, अगर आप देखिएगा तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरे भारत भूमि पे सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय हमारे बिहार से है। ठीक है, और फिर ओदंतपुरी ये हमारे बिहार में है। ठीक है, और फिर आप जाके चल लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय, ये हमारे बिहार में। लोग ये क्यों भूल जाते हैं?
तो मेरा ऐसे लोगों से खास करके ये कहना है कि बिहार के बारे में जब आप पूरे पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि अब जैसे गणराज्य की बात हम करें तो सबसे पहले गणराज्य कहाँ पे मिला? लिच्छवी साम्राज्य की बात कर लीजिए, ठीक है। सबसे ज्यादा संपन्न सम्राट मगध, मगध को देख लीजिए आप, मगध जनपद के बारे में पढ़ लीजिए। लोग पता है नहीं पूरी चीज, तो भाई आप जो देखते हो गलती उनकी भी नहीं, उनको देखने को उतना ही सीमित मात्रा मिला है तो उस हिसाब से बोलते हैं। तो इसमें हमें कहीं घबराने की बात नहीं है कि भाई लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और बात रही भाषाई आधार पे जो भेदभाव अभी वर्तमान के में हो रहा है, मैं इस पे भी आने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं बिहार का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो नीचे लेबर ड्रेन के लोग हैं उनको देख करके ये परिप्रेक्ष्य बनता है बाहर कि भाई ये बिहारी हैं, तो एक तरह से हम लोग को भी थोड़ा सा बुरा सा लगता है। लेकिन अगर अच्छे से देखेंगे कि हमारा बिहार का एक गौरवमयी इतिहास रहा है, ठीक है। बिहार ने पूरे ना कि भारत को, विश्व को एक दिशा दिखाया है, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे संपन्नता के मामले में हो। आज भी अगर देखा जाए तो बिहार में लैंड है, लेबर है और संभावनाएं बहुत है जो अन्य स्टेट में नहीं है। लेकिन वहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक तंत्र है, अगर ये पूरी ईमानदारी से काम करे तो जो बिहार से विस्थापित हो रहे हैं ना लोग, वो नहीं होंगे। अब क्राइम की वजह से कितनी बार होता है कि क्राइम इतनी है कि बाहर के इन्वेस्टर वहां आना नहीं चाहते, ठीक है, कि भाई वहां पे का माहौल, तो ये लॉ एंड ऑर्डर अगर यहाँ का अच्छा हो तो बहुत लोग आए। और फिर यहाँ बिजनेस करने के लिए 2-3 प्रक्रियाएं ऐसी हैं, जैसे कि मान के चलिए अगर बिहार को आप देखते तो 70% जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है। तो यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति लैंड होल्ड कैपेसिटी कम होने की वजह से बाहर के इन्वेस्टर को जो यहाँ पर जब लैंड ये करना पड़ता है, अधिग्रहण करना पड़ता है, तो उसमें जो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो काफी जटिल है। तो इन जटिल प्रक्रियाओं को सरल करना चाहिए जिससे कि बाहर के इन्वेस्टर यहाँ पर आकर्षित हों, पहली चीज। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की चीजों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो बहुत सारे आयाम है जिसकी वजह से हम करते हैं, और बहुत लोग यहाँ है जो कि क्षमता रखते हैं व्यापार करने का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने की वजह से वो बाहर उनका पलायन हो रहा है। जैसे बहुत सारे टेक्सटाइल पे काम करने वाले बड़े बड़े लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं जा करके। मुझे ही देखिए, मैं छोटे स्तर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो बिहार से बाहर आया हूँ। क्यों आया? उस क्यों को अगर आज अच्छे से बैठ करके समझा जाए और जो राजनीतिक तंत्र और प्रशासनिक तंत्र है अगर उस पर पूरा अच्छे से पुरजोर काम करें तो विस्थापित होगी नहीं। अब बात रही, अब हम आ जाते हैं भाषा पे। वर्तमान में आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में भाषा विवाद बहुत हो रहा है, मारपीट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, और आज के मीडिया में ये पूरा छाया हुआ है। लेकिन अभी तक किसी एक ने भी इसकी नब्ज नहीं पकड़ी कि कमी कहाँ आ रहा है। कुछ कमियां दोनों, देखिए एक चीज याद रखिएगा, आग लगेगी तभी धुआं उठेगा। मैं इससे ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी भाषी की गलती है वहां पे जिस वजह से मार खा रहे हैं, ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्री भाषी जो है वो सही कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम जो एक छोटा सा पॉइंट है ना, अगर आप उसको पकड़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, उसका सवाल का जवाब दीजिएगा। आप अभी इंडिया में, आप चले जाइए अमेरिका चले गए, सारे इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे ना आपको, ठीक है। और 2, 4, 5, 10 दिन आप घूमी और अचानक से आपको एक आपके हिंदी भाषी मिला, तो आपको क्या लगेगा ये बताइए मुझे? एक आत्मिक जुड़ाव दिखता है। ये सर बहुत खुशी होती है कि हाँ, कोई हमारा अपना मिला। आगे बात, अब इस चीज को लेके चलते हैं हम यहाँ पे महाराष्ट्र की दिशा में। महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग बोलने वाले भाषा को मराठी भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है। तो मराठी भाषा कोई भी जगह का उत्थान के लिए वहां की भाषा, वहां की संस्कृति बहुत जिम्मेवार होती है। अब उसी जगह पर बाहर से ज्यादातर लोग संख्या में आते हैं जो कि मराठी भाषा नहीं बोल रहे, ठीक है, हम अपनी भाषा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि उनके भाषा को हम वहां पर जो है दबा रहे हैं? क्योंकि अगर मान के चलिए एक आंगन है, वहां 50 लोग हैं, ठीक है, 50 लोग हैं जो कि हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर धीरे धीरे 25 लोग ऐसे आने लगे जो इंग्लिश बोलने लगे। 25 की संख्या 35 हुई, 35 की संख्या 50 हुई, और फिर 55 हो गई, और उसकी संख्या 45 हो गई। तो वहां पर ये नहीं लगेगा आपको, यार यहाँ हम लोग तो इंग्लिश बोलते थे, देखो ना ज्यादा ये हो रहा है। तो एक इस पक्ष पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं कतई ये नहीं कहना चाहता कि वो जो मराठी लोग कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इस पॉइंट को समझना होगा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, आज आप कनाडा या अमेरिका चले जाइए, व्यापार करना है या आपको कुछ काम करना है, तो क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है या नहीं? हमको इसका जवाब दीजिए, है या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, है। तो अगर जब हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो अगर हम व्यापार या वहां काम कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा बोलचाल की भाषा के तौर पर अगर हम वो सीख लें, तो इससे उनकी भी प्रसन्नता होगी, लड़ाई भी आपस में कम हो गई, और एक यहाँ के लोगों को एक नया भाषा से अवगत भी हुआ, ठीक है। एक चीज ये। अब मैं आ रहा हूँ विरोध पे, जो वो विरोध कर रहे हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझते और आप सही दिशा में जाकर के अगर इस बात को रखते तो गवर्नमेंट इसका कुछ निदान करती कि भाई यहाँ जो भी लोग हैं निम्न स्तर पे या काम चलाओ स्तर पे आप मराठी भाषा को प्रोत्साहन में रखिए, ठीक है। लेकिन इस चीज को मनवाने के लिए हिंसात्मक प्रवृत्ति का अपनाना, मैं कतई इसके साथ नहीं हूँ।
और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं भी जगह जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा अगर थोड़ी मोड़ी बोलचाल के हिसाब से आप सीख लेते हैं, ये आपके व्यापार में भी एक सुगमता का एक साधन बनता है। मान के चलिए आप हिंदी भाषी हैं, मैं भी हिंदी भाषी हूँ, मुझे आपसे कुछ बोलना है, समझना, कुछ आपसे परचेज करना है, तो मुझे भी सुगमता है खरीदने में, आपको सुगमता है बेचने में। सर जरूर, ये हमें सीखना चाहिए, हमारी देश की भाषा है वो। पर ये बोलना गवर्नमेंट का कि नहीं, आपको अगर मराठी नहीं आ रही है तो आप नहीं रह सकते, बिल्कुल गलत है। देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए, कोई भी भाषा ना दो समुदाय को, दो व्यक्ति विचार को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। मैंने पहली बार देखा है कि भाषा की वजह से आपस में लड़ाई, और ये अभी आपको महाराष्ट्र में नहीं, आप तमिलनाडु चल जाइए, वहां था, वेस्ट बंगाल चल जाइए, वहां था। तो धीरे धीरे ये आग तुल पकड़ रही है। और ये जो भी लोग इस तरह की गंदी और ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे कि यार हिंदी हमारी मातृभाषा है, और देश में सबसे ज्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा हिंदी है। 1% के लिए मान के चले, और उसी जगह महाराष्ट्र में जाकर के आप इंग्लिश बोलते हो तो आपको इज्जत मिल जाता है यार, जिससे हमारा कोई दरोकार नहीं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आप उसको सम्मान दे रहे हो और हिंदी भाषी को आप मार रहे हो या आप ठीक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज को तो गलत है ही। मैं इसका तो विरोध करता ही हूँ कि भाई बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं, अगर वहाँ की भाषा आप सीख जाते हैं तो सुगमता होती है, वहाँ के लोगों को थोड़ी तसल्ली होती है, जो कि मुझे, क्योंकि सीखने में तो कोई हानि है नहीं, हम छोटे हो नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो ये विवाद है अपने आप स्वतः कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का निदान क्या, हम बड़े कि तुम बड़े, तुम सही कि हम गलत, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निदान मिला कि नहीं मिला। तो निदान इस परिप्रेक्ष्य में क्या आपको नहीं दिखता कि हो जाएगा, अगर लोग इस चीज पे ध्यान देने लगे कि हम किसी जगह जा रहे हैं तो वहां की भाषा भी हम अगर बोलचाल और काम के रूप में अगर रखें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। झगड़ा ही नहीं होगा, ठीक है। हिंदी आप भूल थोड़ी जाएंगे, अगर आप मान के चलिए मराठी बोलने लगे या सीखने लगे, हिंदी भूल थोड़ी जाएंगे, वक्त पे आपको वहाँ हिंदी भी काम आ रही है। और मैंने एक चीज और देखा है कि जितने भी मराठी लोग हैं, इसका जो ये इस विषय पे जो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं या अपनी जो सोच है उसको रख रहे हैं, वो हिंदी में रख रहे हैं कि मराठी बोलना चाहिए। यार तुम खुद नहीं रख रहे अपनी मराठी में अपनी बात को, तुमको कहीं किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बात करना होता तो तुम खुद हिंदी बोलते हो, और तुम इस चीज के लिए किसी को प्रताड़ित कैसे कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये मुद्दा बैठ के बात करने वाली है, सरकार इस चीज का पूरा संज्ञान ले, इसके तह में जाए कि एक्चुअली इसके पीछे असल मुद्दा है क्या, ठीक है। तो ये कितनी बार होता है कि पर्टिकुलर अपने वोट बैंक को आकर्षित करने का भी एक मुद्दा है कि भाई मराठी लोग एक तरफ से एकत्रित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, जबकि इसमें भाषा विवाद तो कुछ है ही नहीं यार। हिंदी से कब तक किसी को, हिंदी बहुत, आज हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की आत्मा है, ठीक है। भारत की आत्मा है हिंदी। आप अगर हिंदी पे प्रहार कर रहे हो तो भारत की आत्मा पे प्रहार कर रहे हो, मेरा मानना ऐसा है भाषा को लेके। ठीक, समय की पाबंदी होने के कारण एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपके काम से रिलेटेड। आपने बहुत सारे फौजियों को तैयार किया, पुलिस में भर्ती के लिए लोग आपके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं जी। पर क्या ये जो अग्निवीर में जो शहीद हुए हैं, क्या उन्हें शहीदों की उपाधि दी जानी चाहिए या नहीं? देखिए ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि जो अग्निवीर के तहत जो 4 साल की प्रक्रिया है, तो इसके अंदर में आप सर्विस दे रहे हैं, लेकिन जब अगर सर्विस के दौरान आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है या आप शहीद हो जाते हैं तो गवर्नमेंट इसको शहीद का दर्जा नहीं दे रही है। तो ये काफ़ी विवादास्पद मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप कितनी भी दिन की सर्विस कर रहे हो, लेकिन आप तो भाई अपने देश के लिए ना जान दे रहे हैं। तो इसमें थोड़ा विचार करने वाला मुद्दा है कि जो भी लोग जो हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ऐसे लोग शहीद हुए जो कि अग्निवीर योजना से जुड़े हुए थे, तो क्या उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? बहुत लोगों का शौक है, मैंने ऐसे ऐसे पागल लोग देखे, मैं पागल वर्ड पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, जो देश के लिए प्रति जो जिसका पागलपन है कि यार, मैंने एक लड़के से पूछा भाई तो अग्निवीर में जा रहा है, क्या करना चाहता है? तो सर मैं शहीद होना चाहता हूँ। अब बताइए कि बोलते हो रोंगटे खड़े हो जाए, जिसकी सोच ऐसी है कि मुझे देश के लिए शहीद होना है, तो कितना डेप्थ बात बोल रहा है वो। और फिर वो बंदा जाता है और कुछ ऐसा होता है और फिर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाए, तो कितना दुखास्पद बात है ये। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, गवर्नमेंट को शहीद का दर्जा देना चाहिए। पर सर इसी शहीद अग्निवीर और के लिए लोगों ने बहुत हंगामा किया था, ठीक है। उस समय बहुत कुछ से इंटरव्यू मैंने भी लिया था, तो उन्होंने बोला था कि हम पैसे के लिए जा रहे, हम शहीद होने नहीं जा रहे। तो जब वो शहीदी होने नहीं जा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट क्यों उन्हें शहीद कर? देखिए आप जितना भी समाज के सारे तबकों को एक तराजू में रख के नहीं तोल सकते हैं। आप जिस बात कर रहे हैं जो पैसे के लिए जा रहे हैं, बहुत लोग मैं ऐसे दिखा दूंगा संपन्न परिवार से, बहुत लोग दिखा दूंगा जिसकी की इच्छा है कि भाई देश के लिए कुछ करना है, लड़ना है या इस तरह का कुछ करना चाहते हैं। तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे तो हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, ठीक है आपको। तो लेकिन मेरा मानना है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। और अग्निवीर की योजना का जो विरोध कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने इस योजना को अच्छे से समझा ही नहीं। एक बात बताइए,
18 साल से लगेंगे और आप 4 साल की कर करके 24 साल तक आप फ्री हो जाते हैं। तो आज आप बता दीजिए किस 24 साल के लड़के के पास अपने 25 लाख की पूंजी है? किस 24 साल के लड़के के पास आज के टाइम में पूरा अच्छा एक्सपीरियंस है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग है? किसके पास नहीं है? ऑलमोस्ट के पास नहीं मिलेगी। लेकिन जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको वेपन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको रिटायरमेंट के वक्त में आपको 20-25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, साथ ही 25% जो होंगे अग्निवीर के लोग, उनको वापस से अंदर एबिलिटी क्षमता के आधार पे बहुत सारे टेस्ट को पास करके वो वापस भी आ सकते हैं। तो इसमें दिक्कत तो कहीं था ही नहीं। ठीक है, मान के चलिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो अभी तक अग्निवीर का निकल के ही नहीं आया बाहर और लोग समझे ही नहीं। आप एक बार अच्छे से समझिएगा, आर्मी जो है वो बॉर्डर पे युद्ध करती है, लेकिन अगर कल को जो हमारा जो ये चल रहा है, आकलन चल रहा है कि गृह युद्ध की बहुत हद तक संभावना है। ठीक है, अगर गृह युद्ध हो जाता, ठीक है, और इस अग्निवीर से ज्यादा संख्या में लोग अगर जुड़ते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि गृह युद्ध के समय में वो लोग जो अग्निवीर के माध्यम से स्किल्ड हैं, तो वो उस समय हमें काम आएंगे? जरूर। तो बहुत सारी चीजें ना गवर्नमेंट निकाल के आगे पृष्ठ पे नहीं रखती है, उसके पीछे अलग मंशा रहता है। आप गृह युद्ध से मेरा मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वर्तमान में आपको देखने मिल रही है और आगे 5 या 10 साल में गृह युद्ध की संभावना है। ठीक है, तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर अग्निवीर से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े तो गृह युद्ध के समय में वो तैयार रह पाएंगे और अपनी स्वयं की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने समाज की रक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इसलिए किया गया था। और इतने कम एज में अगर 24-25 लाख रुपए आपको मिल रहा है, इतना अच्छा आपको लाइफस्टाइल मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर का योजना खराब था। आज इजराइल को देख लीजिए, हर एक आदमी को जो भी उस इजराइल में रह रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, नॉट अबाउट ओनली इजराइल, बहुत सारे ऐसे देश हैं कि कंपलसरी आपको करना है और भी कोई पैसा भी नहीं मिलेगा आपको, तभी लोग जा रहे हैं। तो वो सारे कम से कम अगर मान के चले आज इजराइल में अचानक से बम धमाका हो जाता है ना, तो वहां के लोग अफरा तफरी भागते नहीं। एक बच्चा वहां पे स्किल्ड है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना। लेकिन आप यहाँ पे एक पटाखा तो फोड़ दीजिए सीपी में जाकर के, देखिए जितने तो पटाखे से नहीं मरेंगे उतना एक्सीडेंट करके मर जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं कि ऐसे कंडीशन में हमने अपने आप को कैसे सेव करना है। तो बिकॉज ये सारी चीजें ट्रेनिंग का एक पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार ये योजना लाई थी तो इसके पीछे सिर्फ ये नहीं कि हमें बॉर्डर संभालना है, इसके पीछे हर एक बच्चे को स्किल्ड करना है, अपने समाज के प्रति वैसे स्थिति में खड़े होकर के पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार करना है। बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत थी। अब हो सकता है कि लोगों को अब से समझ आने लगा और लोग इसमें जुड़ने भी लगे और अग्निवीर का विरोध भी मेरे हिसाब से अब उस लेवल पे नहीं हो रहा जितना स्टार्टिंग में हो रहा था। सर, अगर किसी बच्चे को आपसे ट्रेनिंग लेनी हो तो वो कहाँ आना होगा और कैसे संपर्क करना होगा, एक बार जरूर हमें बता दे, ताकि जिन तक नहीं पहुंच सकता हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों तक आपसे जोड़ने का मौका मिल सके और आपको वो कांटेक्ट कर सके। जी, देखिए मैं बताता हूँ कि हमारी एकेडमी लगभग 2011 से एक नाम से चल रही। पैप सिखा पहले जब मैं आया बचपन से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन 2011 से मैं दिल्ली के अंदर में सिखाना स्टार्ट किया। उस समय मैंने एकेडमी का नाम नहीं रखा था, स्वतः सिखाता था। करते करते धीरे धीरे फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे में यही स्किल है और मुझे यही करना चाहिए। तो मैंने बाकी सारी जॉब को जो भी मैं कर रहा था उसको छोड़ के इसको अपना मुख्य काम बनाया। तो ये मैं 2014-15 से जो है निरंतर कर रहा हूँ। और हमारी एकेडमी दिल्ली मुखर्जी नगर में है, मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी संस्था है। हालांकि बहुत जगह लोगों ने इस नाम को कॉपी भी कर लिया, क्योंकि हमारा अप्रोच जो है फिजिकल फिटनेस इस इंडस्ट्री में ज्यादा है, तो हर लोग चाहते हैं भाई अप्रोचेबल नेम को कॉपी करना। तो पटना में भी लोग कॉपी करके चला रहे हैं, उदयपुर में भी लोग कॉपी करके चला रहे हैं, लेकिन एक मात्र मार्कोस फिजिकल एकेडमी के नाम से संस्था जो रजिस्टर्ड संस्था है, जो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करती है, वो हमारी है। तो और सबसे पुरानी, अगर आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख लेंगे तो इस नाम से आपको पहली फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी हमारी मिलेगी। तो अभी हमारी दिल्ली मुखर्जी नगर में, दूसरा यूनिट हमने अपना पटना में डाल दिया, पटना गांधी मैदान है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास बिहार से रिलेटेड बच्चे बहुत सारे हैं। बिकॉज मैं खुद भी बिहार का हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी जन्मभूमि है वहाँ के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ पर भी स्टार्ट किया है और काफ़ी तादाद में बच्चे आ रहे हैं। अभी पिछला जो 21,391 भर्ती प्रक्रिया रही बिहार पुलिस की, इसमें मेरे पास से कम 104 से 105 बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ मिला करके लगे। ठीक है, फिजिकल रेशियो तो हमारा और भी अच्छा रहा, लेकिन जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये है। और आप ईश्वर ने चाहा तो हम लोग अपने अन्य स्टेट में, जैसे कि मेरा लखनऊ हो गया, ठीक है, जयपुर हो गया, ऐसी जगहों पे भी यूनिट खोलने का मेरा मन है। लोग हमसे जैसे जैसे जुड़ेंगे और जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी और बढ़ेगी, हम अपना काम और आगे विस्तार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए और कीमती समय अपना हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी टॉपिकें रह गई जिस पे हम चर्चा कर सकते थे, पर समय की पाबंदी के कारण हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। मैं बस एक जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा
कि जैसे कि हम लोग बिहार से, आप भी बिहार से हैं Yes, और sir. मैं भी बिहार से हूँ, तो बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या अभी के परिप्रेक्ष्य में चल रही है ना, लोग वहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर वहाँ पर लोगों को सारी सुविधा मुहैया कराई जाए तो लोग वहाँ अपने इतना ज़्यादा कौशल हैं, इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के बाद भी हमें बाहर आना पड़ता है अपने परिवार को छोड़ करके, तो बहुत दुख Yes, होता sir, है। बहुत बड़ी आप बात एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, हमारी योग्यता बताते हैं। आप अभी रिसेंटली देखिए, वैभव करके हैं, वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर, ठीक है। दूसरा क्रिकेटर मैं बता देता हूँ आपको, आकाशदीप, ठीक है, जिन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट लिए। तीसरा क्रिकेटर मैं बता देता हूँ आपको, सवा करीम। चौथा जो सबसे बड़ा क्रिकेटर बता दो, MS धोनी, ठीक है। फिर आप लेके चलिए कीर्ति झा आजाद, ठीक है। ये सब कहाँ से हैं? बिहार से ही तो हैं। लेकिन इनको बैक सपोर्ट मिल गया, इनके पास वो अप्रोच था। क्या इन्होंने अपने खेल की कौशल की जो ये खुद को निखारा है, क्या बिहार में रह के थोड़ी ना निखारा था? कौशल था, लेकिन इनको कहाँ ना पड़ा, किसी अलग स्टेट के खेल समूह से जुड़ करके, खेल संगठन से जुड़ करके फिर उन्होंने अपनी दक्षता और कौशलता दिखाई, जिस वजह से आज यहाँ आए। लेकिन इसी तरह की कितनी योग्यताएं दब गई, कितनी योग्यताएं मर गई, ठीक है। तो क्या हमें इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे मौजूदा सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है? जरूर विचार तो करने जब की इस तरह के लोग आपको बाहर दिखते हैं कि आके अपना तमगा गाड़ सकते हैं, तो इसी तरह के कितने सारे लोग बिहार में होंगे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं ऐसे लोगों से, और खास करके हमारे बिहार के राजनीतिक तंत्र और प्रशासनिक तंत्र से, कि अपने काम में पूरा निष्ठा रखिए और आम जनता को आपसे जितना ज्यादा उम्मीद है उस उम्मीद पर आप खरे उतरिए।